नमस्कार। YouTube के डिजिटल वेब में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना की चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है और उसके आसपास घटित होने वाली घटनाओं को जानने की निरंतर चेष्टा करता है। इसी प्रकार से मानव प्राचीन समय से ही पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करना एक अत्यंत ही रहस्यपूर्ण एवं कौतूहल का विषय माना जाता रहा है। अब इसकी उत्पत्ति से संबंधित जानकारियों की जहाँ तक बात करें तो यह एक अत्यंत ही अनसुलझा हुआ एवं कठिन कार्य माना जाता है, परंतु जहाँ तक ज्ञान का दायरा है, प्राचीन समय से ही विभिन्न विद्वानों के द्वारा इससे संबंधित जो रहस्य है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाता रहा है। अब बात करते हैं कि अलग अलग समय में अलग अलग परिकल्पनाएं प्रतिपादित की गई है और उसे मानकर एग्जैक्ट तो हम लोग को पता नहीं है, तो कुछ चीज़ों को मानकर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। और अलग अलग समय में अलग अलग विद्वान तर्कों के माध्यम से अलग अलग विचार प्रतिपादित किए हैं। हालांकि सभी विद्वानों को बाद में तर्कपूर्ण आलोचना का भी शिकार होना पड़ा है। इसके बावजूद भी यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित समस्त विचार एवं परिकल्पना की बात करें तो अपने अपने समय में अपना विशेष महत्व रखती है, तथा जैसे जैसे ज्ञान का विस्तार होता है, मानव को प्रकृति से संबंधित ज्ञान का दायरा बढ़ता है, वैसे वैसे नई नई रहस्यों का उजागर होता चला गया और जो प्रारंभ में प्रतिपादित की गई जो परिकल्पनाएं थी वो अपना महत्व खोती चली गई। वर्तमान समय तक अभी कोई भी ऐसा विचार प्रस्तुत नहीं हो पाया है जिसे सर्वमान्य माना जा सकता है, परंतु एकीकृत रूप से बारी बारी से अध्ययन के पश्चात पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक समग्र जानकारी की प्राप्ति हो जाती है। प्रारंभ में यदि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रचलित सिद्धांत की बात करें या परिकल्पना की बात करें तो दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि यहाँ पे आप देखिए कि सामान्य तौर पर हम लोग दो शब्द यूज कर लेते हैं। एक को कहा जाता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जिसका हिंदी होता है परिकल्पना, या तो इसी को कहा जाता है कॉन्सेप्ट, संकल्पना, कॉन्सेप्ट। यह है हाइपोथेसिस और कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका जो है उसे कहा जाता है थ्योरी। थ्योरी इसका हिंदी होता है सिद्धांत। तो क्या ये जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, कॉन्सेप्ट है या संकल्पना है और सिद्धांत है, इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर है या समान है? अब जहां तक बात करें, ये दोनों शब्द सामान्य तौर पर प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो दोनों में अंतर होता है। हाइपोथेसिस परिकल्पनाएं क्या होती है या संकल्पनाएं क्या होती है, तो उसमें हम लोग एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, यानी एनी स्टेटमेंट दैट इज नॉट प्रूफ। ठीक है, कोई भी कथन है, कोई भी विचार है जिसके बारे में तर्क नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ मान लिया जाता है, तो उसे परिकल्पना कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोई भी कथन, कोई भी विचार जो प्रूव नहीं है, जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उसे संकल्पना या परिकल्पना कहा जाता है। अब बात करते हैं थ्योरी।
कोई भी कथन जो तर्कों पर खरा उतरता है, तर्कों के माध्यम से उसे सिद्ध किया जा सकता है, जिसके बारे में साक्ष्य मौजूद है, उसे थ्योरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो शब्द की बात करें तो सिद्धांत और परिकल्पना में अंतर होता है, संकल्पना और सिद्धांत में अंतर होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन जब आप किसी सब्जेक्ट से संबंधित विशेष ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं, तो जो माइनर मिस्टेक लोग करते हैं उसको जानना आपको अति आवश्यक हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए आप देखिएगा यूज किया जाता है वायव्य राशि परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, उल्का पिंड से संबंधित परिकल्पना, पुच्छल राशि परिकल्पना, है ना, ये सब यूज किया जाता है परिकल्पना। लेकिन आगे जब हम लोग बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोला जाता है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई तर्क दिए गए हैं और वो इस तर्क पे 100% तो सही नहीं उतरता है, लेकिन कहीं ना कहीं 80% सही उतरता है। इसे तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है, न्यूटन के द्वारा जो दिया गया है, ग्रेविटेशनल लॉ कहा जाता है। यानी जो सिद्धांत है वो मानकों पर आधारित होता है और उसका जो रिजल्ट है वो बदलता नहीं है। लेकिन जब परिकल्पना की बात करें, जैसे ही परिवेश बदल जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो भी बदल जाएगा। तो दोनों में अंतर है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन से विचार या मत प्रचलित थे। तो यहां पर देखिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित यदि विचार की बात करें तो दो प्रकार के विचार की बात की जाती है। पहला जो संकल्पना है उसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट और दूसरा जो कैटेगरी है उसे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, धार्मिक मत या धार्मिक परिकल्पना, और दूसरा है आपका वैज्ञानिक परिकल्पना। पहले हम लोग धार्मिक मत की बात करते हैं, उसके बाद वैज्ञानिक मत की भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं धार्मिक मत। देखिए, धार्मिक मत का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न धर्म ग्रंथों से जो विचार मिला है, विभिन्न धर्म ग्रंथों में जो विचार वर्णित है उस पर आधारित होता है और ये परंपराओं पर आधारित होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, यदि इतिहास पढ़े होंगे, तो जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तो परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान का है या जानकारियां हस्तांतरित होती थी। जैसे पिताजी के द्वारा बच्चे को बता दिया जाता था कार्य करने की विधि को, तो वह पुनः जो है अपने आने वाली आगे की पीढ़ियों को भी स्थानांतरित करते थे। तो उसी प्रकार से धार्मिक मत जो है रीति रिवाजों पर आधारित है। और आपको पता है कि प्राचीन समय से ही मानव प्रकृति की पूजा करता रहा है, तो उससे उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है जिसे वो नकार नहीं सकते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो यदि सनातन धर्म की बात करें तो यहां पे भी एक विशेष रूप से व्यवस्था देखने को मिलती है। जैसे बोला जाता है कि 3 प्रकार के देवता हैं। पहला ब्रह्मा जिनके द्वारा बोला जाता है कि इनके द्वारा मनुष्य की रचना की गई है। मतलब रचना करना किनका कार्य है, तो ब्रह्मा का काम है। इसके अलावे पालन करना यानी उत्पत्ति करना ब्रह्मा का काम है, पालन करना विष्णु का काम है। पालन करना विष्णु का काम है। इसके बाद संहार करना है ना, संहार करना शिव का काम है। तो अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग विचार दिया गया है, अलग अलग विचार वर्णित है। तो उस पर आधारित जो ज्ञान है, जानकारी है, उसे धार्मिक मत के अंतर्गत रखते हैं। इसका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, इसका वर्णन धर्म ग्रंथों में मिलता है और परिवेश के अनुसार इसका जो रिजल्ट है, परिणाम, वो बदल जाएगा। और कालिक रूप से भी इसका परिणाम बदलता रहा है। प्राचीन समय में जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो कई सारे इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं और लगातार इसमें
सुधार होता रहा है, कई सारे धार्मिक सुधार की चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे सती प्रथा है, मदन मोहन सती प्रथा के बारे में आप लोग जानते होंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में जानते होंगे। तो ये सब जो है जो धार्मिक मत पर आधारित है उसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दूसरा जो कैटेगरी है वो वैज्ञानिक मत की बात करते हैं, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो है वो लॉजिक पे आधारित होता है, लैब प्रूव्ड है, यानी लैब में उसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में साक्ष्य दे सकते हैं। तो वैसा मत जो तर्कों की कसौटी पर खरा उतरता है, देख लीजिए, तर्कों की कसौटी पर खरा उतरता है, लैब में प्रूव्ड हो, उसे ही मान्यता दी जाएगी। ये बात करता है। जब हम बात करते हैं साइंटिफिक अप्रोच की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे देखिए, आपको दिख रहा होगा कि इसे मान्यता दी जाएगी, उसे मान्यता दी जाएगी जिसके बारे में तर्कपूर्ण साक्ष्य मौजूद हो, और इसी को ज्यादा मान्यता मिली है, वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट को ज्यादा मान्यता मिली है, क्योंकि इसे तर्कों की कसौटी पर खरा उतरता है। इसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध किया जा सकता है, साक्ष्य इसके बारे में दिया जा सकता है, प्रैक्टिकल किया जा सकता है ना, प्रयोग पे आधारित है, तो इसको ज्यादा मान्यता मिला है। हालांकि आरंभिक समय में धार्मिक मत ज्यादा प्रचलित थे, लेकिन जैसे ज्ञान का विस्तार होता है वैज्ञानिक मत उसको हस्तांतरित कर देता है, उसको साइड कर देता है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं धार्मिक मत या संकल्पना डिटेल में क्या बात कर रहा है कि प्राचीन काल में धार्मिक विचार मत का बोलबाला था। तो याद रखिएगा, धार्मिक विचार का बोलबाला था, समाज के द्वारा इसको स्वीकृति प्राप्त थी। तो देख लीजिएगा, समाज के द्वारा स्वीकृति, कोई भी चीजें हैं जो समाज एक्सेप्ट करता है वो परंपरा बन जाता है। समय के साथ ज्ञान में वृद्धि के साथ, देखिए, समय के साथ ज्ञान में वृद्धि के पश्चात इस मत ने अपनी मान्यता को खो दिया था, तो समाज के द्वारा नकार दिया गया, क्योंकि यह परिकल्पना पूर्णतः क्या थी, कल्पना पे आधारित था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिक मत या संकल्पना की। तो वर्तमान तकनीकी एवं वैज्ञानिक युग में इस मत को ज्यादा मान्यता मिली, क्योंकि यह तर्कों पर आधारित है और वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरता है तथा इसका भरपूर तार्किक साक्ष्य विद्यमान है। तो कई सारा तार्किक साक्ष्य जो है वो विद्यमान है, तो इसको ज्यादा मान्यता मिली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी की बात करते हैं। जैसे देखिए, ग्रेविटेशनल थ्योरी की बात करते हैं, इसको आप कहीं भी जाइए इसका परिणाम बदलता नहीं है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप लोग जानते होंगे। इसके अलावा बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, जॉर्ज लेमेट्रे के द्वारा दिया गया है, आपको पता है। इसके अलावा LHC लार्ज हेडन कोलाइडर के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा में ये महाप्रयोग किया गया था, जिसमें गॉड पार्टिकल्स बनने की बात की जाती है। तो जब वैज्ञानिक मत ज्यादा सार्थक माना जाता है, ज्यादा मान्यता प्राप्त है इसको, क्योंकि ये साक्ष्यों पर आधारित है। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो आपसे सवाल कैसा रहेगा, आखिरकार हम लोग को क्या है कि एग्जाम पास करना है, ठीक है, एग्जाम हमको पास करना है। तो एकदम पिन पॉइंट रहिएगा एग्जाम के व्यू से कि सवाल कैसा पूछा जाएगा। आप कह भी सकते हैं कि आप जो भाषण दे रहे हैं इतना, यहां से सवाल रहेगा, लेकिन एक बात समझिए कि कहीं ना कहीं अब पिन पॉइंटेड सवाल कम होता है, यानी बोला जा सकता है कि फैक्चुअल थोड़ा कम होता है, फैक्चुअल के साथ साथ वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होता है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब आप उस आंसर को सही नहीं कर पाएंगे, और यदि आप कर भी पाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो सही किया, लेकिन आयोग के द्वारा जो आंसर की दिया गया है वो गलत है। तो भाई साहब, वो गलत नहीं है, क्योंकि आप डिटेल में स्टडी नहीं किए, छोटे छोटे तथ्यों को ध्यान नहीं दिए, उसको नजरअंदाज किए, इसलिए आपका आंसर क्या है, वो गलत हो गया। तो याद रखिएगा। और मैं ये भी कहता हूं कि आप जब तक कोई भी चीज को संपूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे
तो आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो शुरुआत से लेकर मुकाम तक आपको क्या करना है, तैयारी करना है और उसको देखना है। स्टार्ट किए हैं और बीच में आपको लगेगा भी क्या छोड़ दे, तो एक बात याद रखिए, जब भी आपके जहन में ऐसा आएगा कि छोड़ दे, तो आप एक बार याद करिएगा कि ये आप किसके लिए कर रहे हैं और प्रारंभ क्यों किए थे। तब फिर आपको पुनः मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप कार्य को लगातार निरंतर करिएगा। और इसमें क्या है, निरंतरता आपको बनाए रखना है और आप साथ में जुड़े रहिए। आपको जो भी है, जैसा कि मैं बताया हूं पिछले वीडियो में, कि जो भी आपका सवाल है उसको भी बताने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, साइंटिफिक मत की जहां तक बात करें, वैज्ञानिक मत की बात करें, तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक मत है उससे संबंधित परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा, ग्रहों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण मत या परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांस के वैज्ञानिक, याद रखिएगा कौन थे, फ्रांस के थे, और क्या है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, कास्ते द बफन को याद रखिएगा। देखिए, कास्ते द बफन का नाम आता है। 1749 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में अपने परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो आपसे सवाल हो सकता है कि सबसे पहले साइंटिफिक कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया था, तो फ्रांसीसी विद्वान कास्ते द बफन के द्वारा दिया गया है। दूसरा सवाल हो सकता है कब दिया गया है, तो 1749 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। इसके पश्चात कास्ते द बफन के बाद इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने अपना मत प्रस्तुत किया। परिणाम स्वरूप वर्तमान समय तक अनेक परिकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जा सका है, परंतु किसी भी मत को पूर्ण रूपेण मान्यता नहीं मिल पाई है और समग्र रूप से एक ओवरव्यू बनाया जाता है कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। अलग अलग परिकल्पना से जानकारियां उपलब्ध करने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसे भी दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। देखिए, एकदम क्लियर व्यू रखिएगा, एकदम क्लियर रहना है। जैसा बात करते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है, जो परिकल्पना है, या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पना है, उसका दो भाग। पहला क्या हो जाएगा, पहला है आपका, पहला क्या है, तो धार्मिक, याद रखिएगा, रिलीजियस है, धार्मिक है। दूसरा क्या है, दूसरा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक मत है। ठीक है, प्राचीन समय में धार्मिक मत ज्यादा प्रचलित था, बाद में ज्ञान का विस्तार होता है, वैज्ञानिक मत ज्यादा प्रचलित होता है। अब वैज्ञानिक मत सबसे पहले किनके द्वारा दिया गया था, तो कास्ते द बफन के द्वारा दिया गया था। कहाँ के विद्वान थे, तो फ्रांसीसी विद्वान थे, फ्रांस के विद्वान थे। इतना हो गया। अब आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, वैज्ञानिक संकल्पना या वैज्ञानिक मत जो है, उसे दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो वर्ग है मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, अद्वैतवादी संकल्पना कहा जाता है। और दूसरा जो वर्ग है उसे द्वैतवादी या द्वैतारक संकल्पना कहा जाता है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है। आगे हम लोग एक एक की चर्चा करेंगे। अब देखिए, अलग अलग जो नाम है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो यहां से भी सवाल रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है या अद्वैतवादी संकल्पना है, वो क्या बात करता है। तो इसके अंतर्गत ये किया गया है, ये माना गया है कि जो ग्रह है उसकी उत्पत्ति तारे से हुई है, ग्रहों की उत्पत्ति तारे से हुई है। और ये जो अद्वैतवादी संकल्पना है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है, मोनिस्टिक परिकल्पना है, वो यह बात करता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। तो याद रखिएगा, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से हुई है। इसे पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, इसे जनक परिकल्पना भी कहा जाता है। तो नाम चेंज कर देगा, आपसे सवाल पूछेगा, नाम चेंज कर देगा, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, एकदम क्लियर रहिए।
नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशनरी कॉन्सेप्ट, विकासवादी संकल्पना। तो अद्वैतवादी का ही अलग अलग नाम है, इसे ही पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है, इसे ही इवैल्यूएशनरी कॉन्सेप्ट, विकासवादी संकल्पना भी कहा जाता है। अब यहां से सवाल कैसा बनाया जा सकता है, तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना है जो द्वैतवादी है या अद्वैतवादी है। जैसा कि यदि आप झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई 7 से 10वीं मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें ये सवाल पूछा गया है कि बाइनरी हाइपोथेसिस किनके द्वारा दिया गया है। वहाँ पे पूछा गया है द्वैतवादी संकल्पना या द्वैतारक संकल्पना किनके द्वारा दिया गया है। तो वहाँ पे ऑप्शन जो है रसेल की बात की गई है। पिछले वीडियो में मैं इसकी बात किया हूँ जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था जेपीएससी के जो मुख्य परीक्षा का ज्योग्राफी का पेपर था, उसमें मैं बताया हूँ। लेकिन वहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक मिस्टेक आयोग के द्वारा किया गया है, जैसे कि ये बोल दिया गया द्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी है, वहाँ पे बोला गया है बाइनरी हाइपोथेसिस का बात करते हैं, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन हिंदी में अद्वैतवादी बोलते हैं, तो सॉरी द्वैतवादी कहा जाता है। द्वैतारक संकल्पना वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा वो थोड़ा सा है वो चलेगा, लेकिन इसीलिए बोला जाता है ना कि इंग्लिश पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो जो टर्म है वो इंग्लिश में भी देखिएगा। तो वहाँ पे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस उसका हिंदी होता है युग्म तारा परिकल्पना, उसका हिंदी होता है युग्म तारा परिकल्पना, लेकिन वहाँ पे द्वैतवादी परिकल्पना लिखा गया। खैर उसको माइनर मिस्टेक, उसको लेके चलते हैं हम लोग, है ना, उतना तो आप कर ही पाएंगे, जब इस लेवल तक पहुँचे हैं तो वो कर पाइएगा। तो अब बात करते हैं, यहाँ पे सवाल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अद्वैतवादी जो संकल्पना है, कौन कौन सी जो है संकल्पना, ये पूछा जा सकता है कि अद्वैतवादी है, इसमें मिक्स करके सवाल पूछा जाएगा। पहला तो ये हो गया कि संकल्पना दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सी अद्वैतवादी है या द्वैतवादी है, ऐसा पूछ दिया जाएगा, ये सवाल बनता है। दूसरा सवाल आपसे ये बन सकता है कि गैसियस हाइपोथेसिस किसके द्वारा दिया गया, यानी एक तरफ आपका परिकल्पना होगा, एक तरफ जो है उनके जो विद्वान हैं, प्रतिपादित या प्रतिपादन करता जो है उनका नाम दिया जाएगा। और हो सकता है मैच करने के लिए दे दिया जाए कि कौन सा मैच नहीं करता है, या तो ये पूछा जा सकता है कि वायव्य राशि परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया है, 4 वैज्ञानिक का नाम दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यानी अद्वैतवादी संकल्पना की बात करें, सबसे पहला आता है गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस वायव्य राशि परिकल्पना कहा जाता है इसको, 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, जो अद्वैतवादी में सबसे पहला विचार है वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। दूसरा निहारिका परिकल्पना की बात करते हैं। निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस 1796 ईस्वी में, ये देखिए नेबुलर हाइपोथेसिस है, 1796 ईस्वी में लैपलास फ्रांसीसी विद्वान हैं, इनके द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा, और इसको आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि जो सिलेबस है उसमें ये बताया गया है कि निहारिका परिकल्पना आपको पढ़ना है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो निहारिका परिकल्पना है उसको पढ़ना है। लेकिन याद रखिए, हम पिछले वीडियो में ही बताए हैं कि जब तक वायव्य राशि परिकल्पना नहीं समझिएगा तो आप निहारिका परिकल्पना भी नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि वायव्य राशि परिकल्पना की आलोचना का ही परिणाम है निहारिका परिकल्पना। इमैनुअल कांट की परिकल्पना का वैज्ञानिकों ने जो आलोचना की है, उसी आलोचना को समाप्त करके लैपलास ने अपनी परिकल्पना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, निहारिका परिकल्पना 1796 ईस्वी में लैपलास के द्वारा दिया गया था। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कहाँ के विद्वान हैं, तो फ्रांसीसी विद्वान हैं। इसके अलावा कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आपसे ये पूछ दिया जाता है
कि इनका बुक कौन सा है। तो ये यहाँ पे देखिए बुक हम लिख चुके हैं, ये है आपका बुक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। तो बुक भी याद रखिएगा, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम। इसके अलावे और बात करते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या होगा। तो एक और परिकल्पना आता है मीटियोर हाइपोथेसिस। याद रखिएगा मीटियोर हाइपोथेसिस, ठीक है। मीटियोर हाइपोथेसिस उल्काओं से संबंधित परिकल्पना या उल्का से संबंधित परिकल्पना, ये याद रखिएगा किनके द्वारा दिया गया था। तो दिया गया था लॉकियर के द्वारा। याद रखिएगा लॉकियर। तो ये भी हो सकता है। ये तीसरा सिद्धांत है अद्वैतवादी का, ठीक है, परिकल्पना है अद्वैतवादी का। तो पहला कौन था, गैसियस हाइपोथेसिस, दूसरा निहारिका परिकल्पना, तीसरा मीटियोर हाइपोथेसिस यानी उल्काओं से संबंधित परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया है, लॉकियर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसी में चौथा जो एग्जाम्पल है अद्वैतवादी का, उसे कहा जाता है कॉमेट हाइपोथेसिस। आप लोग जानते भी होंगे कॉमेट, हेलीकॉमेट का नाम सुने होंगे। कॉमेट, पुच्छल राशि, पुच्छल तारा का नाम सुने होंगे, पुच्छल राशि, ठीक है। पुच्छल राशि परिकल्पना याद रखिएगा, पुच्छल राशि परिकल्पना है किनके द्वारा दिया गया था। तो दिया गया था कास्ते द बफन का नाम आता है, याद रखिएगा, बताए हैं आपको कास्ते द बफन, याद रखिएगा कास्ते द बफन। कास्ते द बफन के द्वारा पुच्छल राशि परिकल्पना दिया गया। तो ये जो चार थ्योरी है या परिकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, ये अद्वैतवादी परिकल्पना का उदाहरण है। आगे हम लोग द्वैतवादी परिकल्पना की चर्चा करते हैं। तो देखते हैं अद्वैतवादी परिकल्पना को। यहाँ पे देखिए दूसरा जो आपका कैटेगरी है, दूसरा जो वर्ग है, उसे कहा जाता है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, यानी साइंटिफिक मत में ही, है ना, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में ही दूसरा जो वर्ग है, दूसरा प्रकार है डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट, द्वैतवादी या द्वैतारक संकल्पना। इसमें ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक यानी दो तारों से हुई है। तो द्वैतवादी या द्वैतारक संकल्पना क्या बात करता है कि ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक यानी दो तारों से हुई है, ठीक है। आपका फोन भी है, एक डुअल सिम होता है और एक सिंगल सिम होता है। तो याद रखिएगा दो सिम वाला में क्या होता है, दो सिम लगता है। तो उसी प्रकार से द्वैतारक याद रखिएगा, यानी ग्रहों की उत्पत्ति दो तारे से हुई है, ये है। इसे और क्या कहा जाता है, तो बाईपैरेंटल हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है। बाईपैरेंटल याद रखिएगा। इसके अलावे आगे इसे कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, विस्फोटवादी संकल्पना भी कहा जाता है, याद रखिएगा कैटेस्ट्रॉफिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, विस्फोटवादी संकल्पना कहा जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां से आपका सवाल आता है। तो सवाल देखिएगा आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला आता है ग्रहाणु परिकल्पना, प्लेनेटेसिमल कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा जो द्वैतवादी कॉन्सेप्ट है उसमें पहला जो सिद्धांत आ रहा है, पहला जो परिकल्पना आ रहा है, वो है ग्रहाणु परिकल्पना, प्लेनेटेसिमल कॉन्सेप्ट। ये देखिएगा आपका प्लेनेटेसिमल कॉन्सेप्ट, ग्रहाणु परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया है, तो चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। तो याद रखिएगा चैम्बरलिन और मोल्टेन का भी नाम आएगा, है ना, मोल्टेन, चैम्बरलिन और मोल्टेन याद रखिएगा। तो चैम्बरलिन एंड मोल्टेन के द्वारा दिया गया है ग्रहाणु परिकल्पना। कब दिया गया है, तो 1905 ईस्वी में दिया गया है। चैम्बरलिन कहाँ के हैं, तो अमेरिकी विद्वान है। एकदम क्लियर रहिए, एकदम क्लियर रहिए और साथ में जुड़े रहिए और पूरा देखिए। यदि देखना ही है वो पूरा देखिए, आधा अधूरा देखने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो जो भी देख रहे होंगे, जो भी क्लास कीजिएगा, पूरा देखिएगा,
आपको सारा कुछ समझ में आएगा। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस किनके द्वारा दिया गया था? तो जेम्स जीन्स तथा जेफरीज के द्वारा दिया गया था। जेम्स जीन तथा जेफरीज के द्वारा दिया गया था। अब ये कहाँ के विद्वान थे? तो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। कब दिया गया है? तो याद रखिएगा जेम्स जीन्स जो है 1919 ईस्वी में दिए थे, जबकि जेफरीज के द्वारा 1929 में दिया गया था। तो ज्वारीय परिकल्पना में दो नाम याद रखिएगा, जेम्स एंड जीन्स का नाम याद रखिएगा। ये रहा आपका जेम्स जीन्स और दूसरा है आपका जेफरीज का, याद रखिएगा। जेम्स जीन्स 1919 और जेफरीज 1929, ये याद रखिएगा। चलिए आगे, यही सवाल आपसे पूछा गया था। द्वैतारक परिकल्पना हम बताए थे आपको कि द्वैतारक परिकल्पना या तो इसी को युग्म तारा परिकल्पना कहा जाता है। हिंदी में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, हम आपको बताए भी कि वहां पे देखिए जेपीएससी द्वैतारक बोला था, लेकिन उसका बाइनरी का हिंदी क्या होता है? युग्म तारा भी होता है। युग्म तारा तो याद रखिएगा, युग्म तारा। अब कोई भी चीज को आप गलत नहीं कर सकते हैं, जब तक उसके बारे में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो आप गलत नहीं कर सकते हैं। तो द्वैतारक भी होता है और युग्म तारा भी होता है। तो बाइनरी स्टार का एक्चुअल हिंदी होता है युग्म तारा, लेकिन ये द्वैतारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दो तारों से बना है। तो ये यहाँ पे व्यू ओवरव्यू लिया गया है, वहां पे भी जेपीएससी में भी जो पूछा गया है। द्वैतारक परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया? रसेल के द्वारा दिया गया है। इंग्लिश में इसे बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहा जाता है। ऐसे युग्म तारा याद रखिएगा, युग्म तारा परिकल्पना ये याद रखिएगा। किनके द्वारा दिया गया है? रसेल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए नव तारा परिकल्पना। नव तारा परिकल्पना न्यूक्लियर फिजिक्स हाइपोथेसिस से संबंधित है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित है, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियर फिजिक्स हाइपोथेसिस से संबंधित है। और नवतारा परिकल्पना नोवा स्टार हाइपोथेसिस, याद रखिएगा। नोवा स्टार हाइपोथेसिस, नोवा स्टार हाइपोथेसिस 1939 ईस्वी में दिया गया है। किनके द्वारा? होयल तथा लिटिलटन के द्वारा। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लिख चुके हैं, तो याद रखिएगा होयल एंड लिटिलटन के द्वारा दिया गया था। कब? 1939 ईस्वी में। कहाँ के विद्वान थे? तो ब्रिटेन के विद्वान थे। तो होयल एंड लिटिलटन के द्वारा नोवा स्टार हाइपोथेसिस दिया गया है। अब आपसे सवाल पूछ दिया जाता है कि इनका निबंध क्या था जिसमें ये प्रकाशित हुआ? तो नेचर ऑफ द यूनिवर्स, याद रखिएगा, नेचर ऑफ द यूनिवर्स। तो ये है आपका नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इनका निबंध है और इसी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अंतर तारक धूल परिकल्पना की बात करते हैं। अंतर तारक धूल परिकल्पना की बात हम लोग कर लेते हैं, है ना। अंतर तारक धूल परिकल्पना की बात करते हैं। ये 1943 ईस्वी में ऑटो स्मिथ के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा ऑटो स्मिथ को 1943 याद रखिएगा। अंतर तारक धूल परिकल्पना इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस ऑटो स्मिथ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका अंतर तारक मेघ परिकल्पना। अंतर तारक मेघ परिकल्पना 1942 ईस्वी में आल्फवेन के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा नेक्स्ट है आपका अंतर तारक मेघ परिकल्पना 1942 ईस्वी में आल्फवेन के द्वारा दिया गया है। इंटरस्टेलर क्लाउड हाइपोथेसिस आल्फवेन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, रोटेशनल एंड टाइडल हाइपोथेसिस की बात किया जाता है। परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना रॉसगन के द्वारा दिया गया है। रोटेशनल एंड टाइडल हाइपोथेसिस रॉसगन के द्वारा दिया गया था। तो याद रखिएगा रॉसगन का नाम, परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना। इसके अलावे नेक्स्ट है आपका बृहस्पति सूर्य द्वय तारक संकल्पना डोबोसेवेस्की के द्वारा दिया गया है। ईएम डोबोसेवेस्की के द्वारा दिया गया। तो जुपिटर सन बाइनरी सिस्टम हाइपोथेसिस। तो याद रखिएगा बृहस्पति सूर्य द्वय तारक संकल्पना डोबोसेवेस्की के द्वारा दिया गया था। आगे हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया द्वैतवादी अद्वैतवादी, ठीक है, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। नेक्स्ट हम लोग अदर
परिकल्पना की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी आपका सवाल रहता है। यहाँ से क्या सवाल रहेगा, जैसे सिफिड परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया है, स्फीति संकल्पना किनके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा सिफिड परिकल्पना AC बनर्जी के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए AC बनर्जी, सिफिड परिकल्पना, सिफिड हाइपोथेसिस किनके द्वारा दिया गया, AC बनर्जी के द्वारा दिया गया है। इसके अलावे इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट अलेन गुथ के द्वारा दिया गया, स्फीति संकल्पना अलेन गुथ के द्वारा दिया गया है। तो एक बार हम लोग कंसाइज कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा कंसाइज कर लेते हैं, देखते हैं इसको। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित या ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत, पहला धार्मिक सिद्धांत, दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, सॉरी परिकल्पना। बार बार आ जा रहा है सिद्धांत सिद्धांत, क्योंकि समानांतर पर यूज किया जाता है सिद्धांत। तो देखिएगा परिकल्पना और सिद्धांत साथ साथ यूज होता है, लेकिन अंतर है वो हम आपको बता दिए हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो मत है, पहला रिलीजियस कॉन्सेप्ट आया, धार्मिक मत आया, दूसरा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आया है। रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या बात करता है कि धर्म पे आधारित है, धर्म से जो विचार मिला है उस पर आधारित है, ठीक है। वैज्ञानिक मत क्या करता है कि तर्क की कसौटी पर लॉजिकल है, तर्क के आधार पे इसे प्रूफ किया जा सकता है। इसके अलावा इसके बारे में साक्ष्य मौजूद है, तो वर्तमान समय में जो जिसके बारे में साक्ष्य मौजूद है उससे ज़्यादा मान्यता मिली है। अब आगे बात करते हैं जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। सबसे पहला विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो कास्ते द बफन के द्वारा दिया गया है। और कास्ते द बफन का जो परिकल्पना है वो आपको बताए थे, कॉमेट हाइपोथेसिस, याद रखिएगा। कास्ते द बफन का कॉमेट हाइपोथेसिस कास्ते द बफन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया, 1749 ईस्वी में। फ्रांसीसी विद्वान है ये। तो ये रहा आपका। अब साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, एक तो अद्वैतवादी और दूसरे को द्वैतवादी। अद्वैतवादी क्या करता है, क्या कहता है कि ग्रहों की उत्पत्ति एक तारे से हुई है, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रहों की उत्पत्ति क्या है, एक तारे से हुई है। इसे और क्या कहते हैं, तो पेरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है, जनक परिकल्पना कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं, तो इवैल्यूएशनरी कॉन्सेप्ट कहा जाता है, विकासवादी संकल्पना कहा जाता है। कौन कौन सा सिद्धांत है ये आप याद रखिएगा, गैसियस हाइपोथेसिस, इसके अलावा नेबुलर हाइपोथेसिस, इसके अलावा मीटियोर हाइपोथेसिस, इसके अलावा कॉमेट हाइपोथेसिस, पुच्छल राशि परिकल्पना। तो ये चारों जो सिद्धांत, ये चारों जो परिकल्पना है वो अद्वैतवादी से संबंधित है। अद्वैतवादी से आगे हम लोग चलते हैं। द्वैतवादी दूसरा जो वर्ग है, द्वैतवादी सिद्धांत यह बात करता है, द्वैतवादी संकल्पना यह बात करता है कि ग्रहों की उत्पत्ति एक से अधिक तारों से हुई, यानी दो तारों से हुई है, एक सूर्य और दूसरा उसके साथ कंपेनियन स्टार की बात की जाती है, साथी तारे की बात की जाती है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, तो बाईपेरेंटल हाइपोथेसिस कहा जाता है, बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, तो कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सेप्ट कहा जाता है, विस्फोटवादी संकल्पना भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, तो ग्रहाणु परिकल्पना याद रखिएगा, प्लेनेटेसिमल कॉन्सेप्ट किनके द्वारा दिया गया है, चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया, 1905 ईस्वी में दिया गया है। दूसरा आता है इसी के अंतर्गत ज्वारीय परिकल्पना, जेम्स एंड जीन तथा जेफरीज के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है ये देख लीजिएगा। इसके अलावा द्वैतारक परिकल्पना किनके द्वारा दिया गया है, रसेल के द्वारा दिया गया है। द्वैतारक परिकल्पना, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, युग्म तारा परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया, रसेल के द्वारा दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा ये याद रखिएगा, नवतारा परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है, नवतारा परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया है, तो नोवा स्टार हाइपोथेसिस होयल एंड लिटिलेटन के द्वारा दिया गया है, होयल तथा लिटिलेटन के द्वारा दिया गया है। ये किससे संबंधित है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स हाइपोथेसिस है, न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित है। निबंध कौन सा है, तो नेचर ऑफ द यूनिवर्स है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस, अंतर तारक धूल परिकल्पना ऑटो स्मिथ के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है अंतर तारक मेघ परिकल्पना, 1942 ईस्वी में अल्फवेन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा परिभ्रमण एवं ज्वारीय परिकल्पना, रोटेशनल एंड टाइडल हाइपोथेसिस, रॉसगन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा बृहस्पति सूर्य द्वैतारक संकल्पना, डोवोसेवेस्की के द्वारा दिया गया। जुपिटर सन वैन डी सिस्टम हाइपोथेसिस, ईएम ड्रोबोसेवेस्की के द्वारा दिया गया है। अदर की बात करते हैं, सिफिड परिकल्पना किसके द्वारा, एसी बनर्जी के द्वारा दिया गया है। स्फीति संकल्पना किनके द्वारा दिया गया, एलन गुथ के द्वारा दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये जो सिद्धांत के बारे में वर्गीकरण बताए वो आपको समझ में आया होगा।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कांट के वायव्य राशि परिकल्पना की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम निहारिका परिकल्पना की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जब तक आप देखते रहिए और बने रहिए, ठीक है, धन्यवाद।